जय हिंद साथियों। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने गरीबी यानी पॉवर्टी के बारे में पढ़ा था। काफ़ी जो है वो कॉन्सेप्ट पॉवर्टी में भी है जिसको कि हम लोगों ने कवर किया है। हालांकि उस वीडियो में जो है वो थोड़े समय के लिए मेरा माइक जो है वो मैं लगाना भूल गया था, जिस वजह से थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हुआ है। हालांकि यदि आप जो है वो ईयरफोन या फिर जो भी नेक बैंड होता है उसको लगाकर आप सुनेंगे तो अच्छे से सुनाई देगा। फिर भी उसमें जो लॉरेंज कर्व है या फिर गिनी कोफिशिएंट है उसको हम इस वीडियो के एंड में बता देंगे, समझा देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। अभी फिलहाल में जो है हम लोग बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपके परीक्षा में सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट है ये क्या होता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसको कैसे परिभाषित किया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बेरोजगारी यानी बेरोजगार किसको बोलते हैं? जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है उसको बेरोजगार बोलते हैं। तो वही मानकर चलो कि ये एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है। क्या है? आर्थिक और सामाजिक समस्या है। आर्थिक में ये हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है काम करने के लिए और जो प्रचलित मजदूरी चल रही है उसके आधार पर अगर वो इच्छुक है काम करने के लिए लेकिन उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, काम की उपलब्धता नहीं है, तो वो आपको बेरोजगारी कहलाएगा। जैसे लिखा है कि प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए कार्य की उपलब्धता नहीं होता है, वो आपको क्या कहलाता है? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी कहलाता है। जैसे कि आप ही पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करोगे वैकेंसी ही नहीं आएगी। आप इच्छुक हो, क्या हो? इच्छुक हो कि हाँ भाई जो भी वेतन मिले, जो भी आपका जो है वो सैलरी मिलेगा, हम उस पर कार्य करेंगे, लेकिन कार्य की उपलब्धता ही नहीं है, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो बेरोजगार हो जाओगे, बेरोजगारी में आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। उसके बाद एक समाज का वर्ग, सामाजिक समस्या में एक आ जाएगा। कोई समाज का जो वर्ग है वो अगर अपनी डिजायर या फिर एबिलिटी के अनुसार कार्य करना चाह रहा है तो उसको वो कार्य नहीं मिल रहा है, यानी जो है वो एबिलिटी या फिर डिजायर के मुताबिक कार्य नहीं मिल रहा है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। समझ गए? यानी जो इच्छा आपका कर रहा है करने के लिए या फिर आपका जो एबिलिटी है उसके अनुसार आपको कार्य नहीं मिल रहा है तो भी वो आपको बेरोजगारी में आएगा। यहाँ तक समझ गए? अब ये जो समाज का वर्ग है ये ऐसा नहीं कि 80 वर्ष का बूढ़ा है वो सोच रहा है कि हाँ हमको रोजगार चाहिए तो वो भी बेरोजगार होगा, ऐसा नहीं। वो कार्यशील जनसंख्या होना चाहिए, यानी वर्किंग पॉपुलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्किंग पॉपुलेशन। यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ। 15 से 59 वर्ष के आयु के लोगों को आपको वर्किंग जो पॉपुलेशन है यानी कार्यशील जनसंख्या है इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। तो ये जो है आपको कार्यशील जनसंख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया और जो है इसका परिभाषा भी बता दिया, बेरोजगारी किसे कहते हैं। सिंपल सा फंडा है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो चाह रहा है आदमी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगारी में आएगा, बेरोजगार कहलाएगा। यहाँ तक समझ गए? अब जो है वो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो बेरोजगारी के प्रकार है, यहाँ से परीक्षा में आपके सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि शहरी अगर क्षेत्र में बात की जाए तो संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी हो जाएगा। ग्रामीण में अगर बात की जाए तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ये सब जो है वो बेरोजगारी के टाइप्स है, प्रकार हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है, मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलता है, शहरी में ये सारे बेरोजगारी देखने को मिलता है। अब हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते हैं, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में जानते हैं। देखिए ये एक जो है वो दीर्घकालिक बेरोजगारी है, यानी लंबे समय तक रहता है और ये विकासशील देशों में पाया जाता है। जैसे भारत है, भारत में ऐसे बेरोजगारी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो तकनीकी संसाधन होता है या फिर उत्पादन होता है साधन, इसमें अचानक अगर बदलाव हो जाए, मांग में परिवर्तन होने लगे तो ये बेरोजगारी आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान कर चलिए कोई कंपनी है, उसमें 50 आदमी काम कर रहा था, 50 आदमी कोई काम कर रहा था। अब 50 आदमी जो वहाँ काम कर रहा है उस कंपनी में 20 आदमी के जगह पे 2 कंप्यूटर आया। क्या आया? 2 कंप्यूटर लाया गया, जो कि वो 20 आदमी कंपनी के बराबर, जो 20 आदमी काम कर रहे थे उनके बराबर वो 2 कंप्यूटर काम कर रहा है। समझ रहे हो ना? आजकल तो तकनीकी चीज़ें बढ़ गई हैं, सब चीज़ जो है वो डिजिटल हो गया है। तो जिस वजह से 20 आदमी के बराबर ये 2 कंप्यूटर काम कर रहा है, तो अब इस कंपनी में 50 आदमी में 30 ही आदमी रोजगार हो जाएंगे, रोजगार पे रहेंगे, बाकी तो 20 आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। उसके जगह पर 2 कंप्यूटर आ गया। तो यही जो है आपको संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि ये पहली कंपनी है जो कि एसी बना रही है, दूसरी कंपनी ये भी एसी बना रही है, इसमें भी 50 मजदूर कार्य कर रहे हैं, इसमें भी 50 लोग काम कर रहे हैं। मानकर चलो ये दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो जाए, तो जब मर्ज हो जाएगी तो उतना मजदूर रखने की जरूरत नहीं है। मानकर चलो 50 या फिर 70 अगर मजदूर रहते हैं तो बाकी के जो मजदूर बचेंगे, जैसे कि 30 ही मजदूर हम लोग मानते हैं, 70 अगर मजदूर मर्ज करके कंपनी में काम कर रहे हैं तो बाकी जो 30 मजदूर बचते हैं वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये जो है आपको संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। यानी मांग में परिवर्तन हो गया। मांग में परिवर्तन, आजकल डिजिटली दुनिया हो गया,
गया, आप देख ही रहे हो। जो किसान जो है वो जो मजदूर होते थे, सॉरी, अगर जो खेतों को जो है वो खोदते थे, नहर खोदते थे, ये सब काम कौन करता था? मजदूर करता था। लेकिन उनके जगह पर आजकल जैसे भी मशीन आ गया, ये सब आ गया। धान पहले जो है वो किसानों का धान कौन काटता था? खुद किसान काटते थे या फिर किसी से कटवाते थे, वो भी एक रोजगार ही था। लेकिन आजकल जो है धान का जो है वो आ गया, मशीन आ गया धान काटने वाला, गेहूँ काटने वाला। तो यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो मांग में परिवर्तन हो गया, यानी तकनीकी जो संसाधन है या फिर उत्पादन के जो साधन है इसमें बदलाव हो गया। तो उसके आधार पर जो बेरोजगार होता है वो संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। ठीक। अब अगला है चक्रीय बेरोजगारी, यानी साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। अब भैया ये साइकिल से, साइकिल सब समझ में आ रहा है, साइकिल का पहिया जैसा। अब ये क्या है? तो देखिए ये एक अस्थायी बेरोजगारी है। क्या है? ये अस्थायी रहने वाला नहीं है, अस्थायी बेरोजगारी है। और ये बाजार की दशा पर निर्भर करता है। क्या करता है? बाजार की दशा पर। बाजार की दशा मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले ही क्लास में कि बाजार जो है आपको मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर चलता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। इसमें क्या होता है कि यदि समृद्धि आ जाए, बाजार में समृद्धि आ जाए, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा तो और आपको समझ में आएगा। जैसे अभी आप लेकर चलो, अगर बाजार में समृद्धि आ जाए तो फिर बेरोजगारी वहाँ नहीं रहेगी, बहुत रोजगार रहेगा। लेकिन अगर बाजार में जो मंदी अगर आ जाएगा, मंदी आ जाएगा, तो फिर जो है वो वहाँ जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन जो उसमें काम कर रहा है उस रोजगार में, वो बेरोजगार हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब का काम कब है? इन सब का काम आपको ठंडे के दिन, सॉरी गर्मी के दिन में है। पूरा ठंडा बोल दिए गर्मी के दिन में कब है? एसी फ्रिज का काम कब है? गर्मी के दिन में। गर्मी लगेगा तो आप पानी पीने के लिए जो है फ्रिज में रखोगे या फिर एसी चलाओगे, या फिर मानकर चलो कि ठंडे के दिन में जैकेट, यानी जो आप कोट पहनते हो, जैकेट पहनते हो, उस सब का काम कब है? आपको ठंडी के दिन में है जैकेट का काम। तो ये एक आपको बाजार की दशा पर डिपेंड कर रहा है। अब जो मान लीजिए जैकेट है, आप ठंडा के दिन में जो पहनोगे, अब वो जैकेट जो है वो गर्मी में कोई पहनेगा? कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो जो गर्मी में मंदी आ जाएगी, उस बाजार में मंदी आ जाएगी, यानी वहाँ जो कार्य कर रहे थे इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि ये फिर अगली बार जब ठंडी आएगी तो ये जैकेट वाले फिर रोजगार में आ जाएंगे। इसलिए ये अस्थायी बेरोजगारी कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको अस्थायी बेरोजगारी भी कहता है, यानी ये जो है वो अस्थायी नहीं है। ठीक ना? यहाँ तक समझ गए? एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ। चक्रीय बेरोजगारी यानी चक्र जैसा घूम रहा है, फिर कुछ देर के लिए बेरोजगार, फिर बेरोजगार जो है बेरोजगार नहीं, फिर बेरोजगार, फिर बेरोजगार नहीं। ठीक ना? यानी फिर रोजगार में आ गया, फिर बेरोजगार हो गया, ऐसे करके। क्योंकि कभी कभी समृद्धि हो जाता है, जैसे अगर कोई वस्तु है उसका उत्पादन हो रहा है, गर्मी के दिन में फ्रिज बहुत ज़्यादा बन रहा है, एसी का जो है उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी के दिन में बहुत लोग लेते हैं, तो समृद्धि आ जाएगा, बाजार में समृद्धि आ जाएगा, जो है वो मांग बढ़ जाएगा, तो पूर्ति भी बढ़ने लगेगा। ये सब सारी चीज़ें बाजार की दशा पर डिपेंड करता है। लेकिन जब मंदी आ जाएगा, अब वही ठंडा के दिन में कौन लेगा? कोई एसी लेगा जी? ठंडा के दिन में नहीं लेगा। तो उसमें मंदी आ जाएगा, वहाँ जो रोजगार में काम कर रहे थे व्यक्ति, कार्य कर रहे थे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत जो अस्थायी बेरोजगारी के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें जो जेम्स साहब है, जिसका पुस्तक मैंने आपको बताया था, उन्होंने ये बोला था कि समग्र मांग ही जो है वो बेरोजगारी का कारण है। यानी जो समग्र मांग है, डिमांड है, यही जो है वो बेरोजगारी का क्या है? कारण है। और ये जो बेरोजगारी है ये बेसिकली आपको जो विकसित देश है, डेवलप कंट्री है, उसमें देखी जाती है। और डेवलप कंट्री में इसको पीक संकट के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पीक संकट। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा है, पीक संकट के नाम से जाना जाता है किसको? तो आपको ये चक्रीय बेरोजगारी यानी साइकिल जो है वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को। यहाँ तक समझ गए? ये सब चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब ये घर्षणात्मक यानी घर्षण करते हुए, फ्रिक्शन होते हुए, ये कौन सी बेरोजगारी है भाई? तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति है, यदि जॉब 1 से वो जॉब 2 में जाता है, यानी एक जॉब छोड़कर अगर दूसरे जॉब में जाता है, तो जितने समय तक के लिए वो बेरोजगार रहता है, जितने समय तक के लिए वो बेरोजगार रहता है, वो आपको घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन उस कंपनी में वो उस व्यक्ति का आपको ज़रूरी नहीं है, वहाँ जो है वो डिमांड बढ़ गया किसी चीज़ का। मानकर चलो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ जो है वो 10-15 कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर जो चलाने आता है वही उसमें काम करेगा। तो अगर आपको कंप्यूटर नहीं चलाने आएगा, यानी मांग जो है वो मांग में आपका अपडेट नहीं है, डिमांड में अपडेट नहीं, आप अपडेट नहीं हो, तो फिर आप बेरोजगार हो जाओगे। आपको दूसरा जो है वो कंपनी ढूंढना पड़ेगा, दूसरा रोजगार ढूंढना पड़ेगा, और जितने समय के लिए आप रहोगे बेरोजगार, वही आपको घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। यहाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जॉब 1 में काम कर रहा है, ये छोड़ दिया काम, दूसरे मान लीजिए इसको अच्छा नहीं लगा, हो सकता है इसको अच्छा ना लगे ये काम, या फिर हो सकता है कि यहाँ डिमांड में अपडेट हो गया, यहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब ये जानता ही नहीं है, कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, या फिर कोई ऐसी तकनीकी चीज़ नहीं जानता हो, तो ये फिर दूसरा जॉब ढूंढेगा। तो दूसरा जॉब ढूंढेगा तो जब तक दूसरा जॉब ना ढूंढ ले, और वो जो समय है, इस पीरियड को, इस टाइम को जो है वो आपको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इस टाइम में जितने देर तक वो बेरोजगार रहेगा, यानी वो अल्पकालिक ही रहेगा, थोड़े समय के लिए रहेगा, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। ठीक है।
अब चलिए, अब अगला है एक शिक्षित बेरोजगारी, यानी जो एजुकेटेड जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट है, ये क्या है? तो ये योग्यता के आधार पे अगर आपको रोजगार ना मिले, यानी जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके आधार पर अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो शिक्षित बेरोजगारी में आ जाएगा। जैसे आप अगर ग्रेजुएशन किए हो तो ग्रेजुएशन के आधार पर जो फॉर्म भरता है, अगर वो ना मिलकर आपको मान कर चलिए 10th वाला आपने फॉर्म फिलअप किया, उसमें अगर रोजगार पा रहे हो तो वो भी एक बेरोजगारी में ही आएगा। क्या आएगा? बेरोजगारी में। जैसे मानकर चलो कि आप पीसीएस की तैयारी पीसीएस के लिए एलिजिबल हो, एनटीपीसी के लिए एलिजिबल हो, यानी जो ग्रेजुएशन लेवल पर पोस्ट है, और आप ग्रुप डी में सिलेक्ट हो गए, वो भी बेरोजगारी कहलाएगा, क्योंकि आप अपनी जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, उसके अनुसार रोजगार में नहीं हो, ठीक ना, तो वो आपको शिक्षित बेरोजगारी में आ जाएगा। अगला है छिपी हुई अदृश्य यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, हाइड रहता है, ठीक ना। ये क्या है भाई? छिपी हुई। अब छिपना मतलब आपको छिप जाना, अदृश्य हो गया, प्रच्छन्न हो गया, इसे तो आपको पता ही चल रहा है ये किस चीज़ का बात कर रहा है। बेसिकली ये क्या होता है कि किसी कार्य में व्यक्ति के होने या ना होने, किसी कार्य में व्यक्ति के होने या फिर ना होने पर उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे टाइप की बेरोजगारी को क्या करते हैं? प्रच्छन्न, छिपी या फिर अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। ये जो बेरोजगारी है बेसिकली आपको कृषि या फिर ग्रामीण या फिर जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें आपको नजर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान कर चलिए कि 5 हेक्टेयर की कोई जमीन है, भूमि है 5 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर की भूमि पर कोई 10 आदमी जो है वो काम कर रहा है, किसान जो है 10 लोग, किसी घर के 10 लोग हैं, वो जो है वो उत्पादन कर रहे हैं 50 टन चावल, ठीक ना। 5 हेक्टेयर भूमि पे 10 लोग जो है वो 50 टन चावल का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन यदि उसमें से 2 व्यक्ति चला गया, 2 व्यक्ति अगर उसको हटा दी जाएगा, यानी मान कर चलिए कि अब 8 व्यक्ति बच गया, तो 8 व्यक्ति भी जो है वो इतने ही भूमि में 5 हेक्टेयर में ही आपको 50 टन ही चावल उत्पादन करेगा। तो ये जो 2 व्यक्ति है, ये आपको इनको समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये बेरोजगार है, लेकिन वास्तव में ये जो है वो बेरोजगारी का सामना करेंगे, छिपी या फिर अदृश्य या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी का, ठीक, क्योंकि इनके जो है वो रहने या ना रहने पर कोई जो है आपको उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखिए प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, उस समय भी 50 टन चावल का हो रहा था उत्पादन, इस समय भी 50 टन चावल का उत्पादन हो रहा था। यानी ये 2 लोग हैं, ये एक छिपी हुई बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, छिपी हुई बेरोजगारी का जो है वो अंतर्गत ये आते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जो सीमांत उत्पादन होता है, सीमांत उत्पादन मार्जिनल जो प्रोडक्शन होता है, यानी एक दूसरे में अगर आप वो करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो वो आपको जीरो होता है इसमें। जैसे देख लो ये 50 टन चावल, इसमें भी 50 टन चावल का ही उत्पादन हो रहा है, दोनों का आपस में अगर घटाओगे तो जीरो होगा। तो ये बेसिकली इसका है, कभी कभी परीक्षा में पूछता है सीमांत उत्पादन बराबर जीरो किस बेरोजगारी में होता है, तो आपको ये छिपी यानी अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी में होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपको मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है? मौसमी से आपको पता ही चल रहा है, मौसम के आधार पर, तो ये किसी खास मौसम में होता है। क्या होता है? किसी खास मौसम में, और ये भी मैक्सिमम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है, जिसमें कि जैसे बरसात के समय में जो है वो मजदूर जो हैं वो आपको बेरोजगार हो जाते हैं, यानी किसी खास मौसम में, बरसात के समय में मजदूरों को काम नहीं मिलता है, तो वैसे समय में आपको मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, ठीक। उसके बाद अगला है आपको अल्प या फिर अर्ध बेरोजगारी। क्या है? अल्प या फिर अर्ध बेरोजगारी। ये क्या है? तो देखिए ये अलग अलग अर्थ में इसका यूज होता है। अल्प या फिर अर्ध बेरोजगारी जो हाफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका अलग अलग जो है पर्सपेक्टिव में यूज होता है। पहला है कि एफिशिएंसी के अनुसार अगर किसी को काम ना मिले, एफिशिएंसी के अनुसार अगर किसी को काम न मिले तो वो भी आपको जो है वो अर्ध बेरोजगारी में आएगा। या फिर मानकर चलिए कि कार्य दिवस के आधार पर भी आता है, तो पहला एफिशिएंसी के अनुसार जो मैंने अभी आपको बताया था शिक्षित बेरोजगारी, उसमें आ जाएगा। जैसे कि आप ग्रेजुएट किए हो, आपको 10th वाले लेवल पर पोस्ट मिलता है, थोड़ा बहुत रोजगार है, लेकिन वो क्या है? अर्ध बेरोजगारी है। क्या है? आपको अर्ध बेरोजगारी है, ठीक, अर्ध बेरोजगारी है। उसके बाद यहाँ तक समझ गए। और दूसरा है कार्य दिवस के आधार पर। कार्य दिवस के आधार पर क्या होता है बाबू? तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो आपको कार्यशील जनसंख्या है, लगभग 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या को जो एज होता है उसको कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। इसमें आपको पता है कि टोटल 365 या फिर 366 दिन होता है साल के। अब इन 366 दिन में 270 दिन रोजगार के लिए बताया गया है। कितने दिन? 270 दिन जो है वो आपको रोजगार के लिए होता है, यानी 270 दिन अगर कोई कार्य कर रहा है तो रोजगार में है। वही अगर 35 दिन से, यहाँ मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए, तो ये 35 दिन से अगर कोई कम कार्य कर रहा है, 35 दिन से अगर कोई कम कार्य कर रहा है तो पूर्ण बेरोजगार है। क्या है? पूर्ण बेरोजगार है। वही अगर 35 से 135 दिन के बीच अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, यानी वो रोजगार में है, तो उसको अर्ध बेरोजगार बोला जाता है। यानी जो ये अर्ध बेरोजगारी है 35 से 135 दिन के बीच है। वही अगर 135 दिन से ज़्यादा है तो आपको पूर्ण रोजगार में आएगा। किस में आएगा? पूर्ण रोजगार में आएगा। यहाँ तक समझ गए? यानी कार्य दिवस के आधार पे, यानी जो वर्किंग डे है उसके आधार पे अगर बात किया जाए तो 365 या फिर 366 दिन में तो 270 दिन रोजगार के लिए होता है। अगर 35 से कम रहेगा तो पूर्ण बेरोजगार रहेगा। अगर मान के चलिए 35 से 135 दिन के बीच उसको काम मिल रहा है तो आपको वो अर्ध बेरोजगारी में आ जाएगा, और 135 दिन से ज़्यादा अगर उसको काम मिल रहा है तो फिर वो पूर्ण रोजगार में है। यहाँ तक समझ गए? एक है प्राकृतिक बेरोजगारी, इसको भी समझ लेते हैं। प्राकृतिक यानी नेचुरल जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, देखिए ये कभी समाप्त नहीं होता है। ये जो आपका टोटल जनसंख्या पॉपुलेशन होता है किसी भी देश का, उसमें लगभग 2 से 3% पॉपुलेशन में ऐसा होता है, ये आप कभी समाप्त नहीं कर सकते हो। 2-3% जो है बेरोजगार रहेंगे ही, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को रोजगार दिया जा सके, ठीक ना।
तो यहाँ तक समझ गए जितने भी बेरोजगारी के प्रकार थे, बेरोजगारी किसको कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। चलिए अब हम लोग कुछ और फैक्ट है इसको जानते हैं, फिर जो है वो आपका लॉरेंज वक्र और एक और है गिनी गुणांक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में जो है थोड़ा माइक का प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से हो सकता है आपको साउंड अच्छे से सुनाई ना दिया हो, लेकिन फिर भी हम लोग उसको इस क्लास में देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का मापन कौन करता है। तो हमारे देश में बेरोजगारी का मापन एनएसएसओ करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फिलहाल में ये एनएसओ में इसका विलय हो गया है, मर्ज हो गया है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये 3 आंकड़े जो है वो बेरोजगारी का देता है, ठीक। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे रीजन, यानी बेरोजगारी का क्या क्या कारण है, क्या रीजन है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या रीजन है। तो जो प्रमुखता रीजन है उसमें सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि आ जाएगा। जनसंख्या वृद्धि जो है वो प्रतिदिन जो बढ़ रहा है, जनसंख्या जो बढ़ रहा है, ये भी एक कारण है, क्योंकि प्रत्येक जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। तो जनसंख्या का वृद्धि उच्च होना भी एक आपको बेरोजगारी का कारण है। उसके बाद कम बचत या फिर कम निवेश, कम बचत, पैसा कम मिल रहा है, वेतन कम है लोगों का, तो बचत कम कर पा रहे हैं, या फिर उस पैसे से अगर कहीं निवेश भी करना हो, पैसा ही नहीं बच रहा है तो कैसे निवेश करेगा। अगर मान कर चलो कि अगर हम कमा रहे हैं, हमारे घर में 3 लोग हैं, अगर हमको अच्छा पैसा मिलेगा तो उन तीनों को रोजगार में लगा देंगे। किसी को जो है वो कोई चूड़ी वाला दुकान खोल देंगे, किसी का बिंदी वाला दुकान खोल देंगे, तो रोजगार में हो जाएगा ना। और भी दुकान खोल सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा अच्छा दुकान है, ज़्यादा चलता है लड़कियों का श्रृंगार वाला, तो वो चलेगा, तो बाकी के भी रोजगार में हो जाएंगे। लेकिन हमको अगर पैसा ही कम आएगा जो है वो आपको बचत ही कम होगा, तो कैसे हम निवेश करेंगे। तो ये भी एक जो है वो कारण है। सरकार द्वारा जो रोजगार दिया जाता है, रोजगार के लिए अलग अलग जो सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, वो उतने स्तर पर, बड़े स्तर पर नहीं है, या फिर वो हो सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर हो सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी जैसे कि मान के चलिए कि कोई अगर उद्योग कारखाने आ रहे हैं, तो उसको जो है वो सही तरीके से लाना, उसको बताना, उसको कुछ जो है आप सब्सिडी देना, ये सारे अगर काम करते तो रोजगार लोगों को मिलता है। सर्विस सेक्टर की भागीदारी भी एक कारण हो सकता है, हालांकि ये प्रतिकूल प्रभाव आप कह सकते हो, लेकिन पॉजिटिव जो है वो इसका बहुत ज़्यादा है। सर्विस सेक्टर की भागीदारी ऐसा नहीं है कि ये खराब चीज़ है, सर्विस सेक्टर की भागीदारी बहुत जरूरी है, लेकिन इसका भी कुछ प्रभाव आपको बेरोजगारी पर पड़ता है, रोजगार पर पड़ता है। बहुत सारे ऐसे जो है वो मशीन आ गए, ऐसी चीज़ें आ गई जो कि लोगों की जगह पे वो काम में आ गई सर्विस सेक्टर के अंतर्गत। जैसे कि मशीन हो गया, अगर कोई धान काट रहा है तो धान वाला मशीन आ गया, पहले मजदूर करते थे ये सब, रोजगार में रहते थे, तो ये भी हो गया। उसके बाद एमएसएमई पर प्रभाव पड़ा जब से एलपीजी आया 1900 जो है आपको 91-92 में जो नई आर्थिक नीति आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के तहत। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर एंड विदेशी निवेश, प्राइवेट सेक्टर और विदेशी निवेश भी एक कारण है। प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे कंपनियां आ गए, उसके बाद विदेशी निवेश भी आ गए। जैसे चाइना का आप एग्जाम्पल ले लो, चाइना जो है पूरे मार्केट पे और कब जो है वो पकड़ बना लिया है, और हमारी जो कंपनी है यहाँ अगर सरकार इसको सब्सिडी देती, कुछ पैसा देती, तो जो घड़ी चाइना 1000 रुपये में देता है, उसको अगर हमारे देश के भी अगर 1000 रुपये में बेचते हैं तो हम लोग अपने देश का नहीं लेते। तो इसी वजह से जो चाइना है वो अपना विदेशी निवेश की वजह से भी एक बेरोजगारी का कारण बन गया है, ठीक। उसके बाद अगर इसका निवारण का काम बात किया जाए, यानी इसका जो है वो कम करने के लिए सरकार क्या क्या करती है और क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले निवारण में आप जान जाओ कि आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों पर ध्यान देना है। यानी आपको आपूर्ति और मांग पक्ष दोनों पे जो है वो डिमांड यानी सप्लाई हो गया, ये दोनों पे जो है पक्षों पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आपूर्ति पक्ष में अगर भौगोलिक सब्सिडी का बात किया जाए, भौगोलिक सब्सिडी यानी कोई अगर कारखाना, कोई उद्योग, कोई फैक्ट्री है, मानकर चलिए ऐसे जगह खोला जा रहा है जहाँ भौगोलिक सब्सिडी जरूरी है, रोड बनाना, या फिर उसको कुछ सब्सिडी दे दो उस कंपनी को। जैसे बिहार में हो गया, बिहार में कंपनी आती नहीं है, कंपनियां नहीं आती है, तो वहाँ जब अगर कंपनी बनाएगा, सब सरकार सब्सिडी देगा, रोड सड़क ये सब चीज़ सब कुछ बना कर देगा, उसको कुछ पैसा भी उसके आधार पे दे देगा, तो वो जो है वहाँ कोई व्यक्ति जो है वो रोजगार में आएंगे, जो बेरोजगार है वो रोजगार में आएंगे। तो ये भी आपको एक निवारण का जो है वो उपाय है। रोजगार सब्सिडी, लोगों को रोजगार सब्सिडी दीजिए जिससे कि वो कुछ पैसों से अपना रोजगार खोले, छोटे से छोटे रोजगार, बड़े से बड़े रोजगार अपने हिसाब से। एक ट्रेड यूनियन भी है, ट्रेड यूनियन भी जो है आपको आपूर्ति पक्ष में आता है, इस पर भी ध्यान देने योग्य चीज़ है। जैसे कि ट्रेड यूनियन वाले जो मजदूर संघ वाले होते हैं, ये सब पहले से फिक्स किए होते हैं कि हम 1000 से नीचे जो है वो कोई भी मजदूरी नहीं करेगा। हालांकि ये सब है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब नहीं करेगा, ये जो है वो बेरोजगारी का कारण बन सकता है। जैसे मान कर चलिए कि कोई मजदूर है, मजदूर यूनियन ने बता दिया कि हाँ 2000 रुपया एक दिन का हमारे जो है वो मजदूर लेंगे, बहुत आप लोग देखे होंगे। अब मान कर चलिए 2000 में कम अगर किसी कोई आ जा रहा है मजदूर, तो बाकी के जो उसके ट्रेड यूनियन वाले मजदूर हैं, जो उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये भी एक कारण है। तो ट्रेड यूनियन को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। मांग पक्ष में वही मॉनेटरी पॉलिसी आ गया, टैक्स कम कर दो, पैसा लोगों के पास होगा तो जो है वो रोजगार के साधन खोलेंगे, अलग अलग जो है वो आदमी जो है वो रोजगार करेगा, ठीक ना। सरकार द्वारा जो है वो समय समय पर बेरोजगारी कम करने के लिए या इसका निवारण करने के लिए योजना भी लाया जाता है। जैसे कि स्वरोजगार योजना हो गया, पीएम रोजगार योजना हो गया, या फिर मनरेगा हो गया, यानी महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया है,
ये भी है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। यहाँ जैसा कि आपको नाम में इसको दिखाई दे रहा है गारंटी एक्ट, यानी ये एक एक्ट है, लीगल एक्ट है, गारंटी एक्ट है, ये कानूनी अधिकार है, जिसका कि शुरुआत आपको सितंबर 2005 में ये पारित हुआ था, 2 सितंबर 2006 को ये लागू हुआ था और 2 अक्टूबर 2009 को ये नरेगा से आपको मनरेगा हो गया। नरेगा से क्या हो गया? मनरेगा हो गया, यानी महात्मा गांधी इसमें जुड़ गया 2 अक्टूबर को, यानी जो महात्मा गांधी जी का जो जन्मदिन था 2 अक्टूबर, उसी दिन आपको ये नरेगा से मनरेगा हो गया। यहाँ तक समझ गए। इसमें क्या होता है कि आपको 33% महिलाओं की भागीदारी होती है। एक साल में 100 दिन रोजगार जो है उपलब्ध कराना आपको ग्राम पंचायत का जो है वो काम है। क्रियान्वयन इसका जो है ग्राम पंचायत करता है। आवेदन अगर कोई इसमें व्यक्ति करता है तो उसके 15 दिन के अंदर उसको जो है वो रोजगार देना होता है। 5 जो है वो किलोमीटर के एरिया में उसको रोजगार देना है। अगर मान कर चलिए 5 किलोमीटर एरिया से अगर दूर जाएगा रोजगार मतलब काम करने, तो फिर उसको एक्स्ट्रा भत्ता भी देना पड़ेगा। तो ये मनरेगा से आपके परीक्षा में सवाल पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान देना। बहुत बार महिला भागीदारी से पूछता है, 33% जो है महिलाओं की भागीदारी जिसमें आवश्यक है, ठीक। और ये एक लीगल एक्ट है। उसके बाद एक फिलिप्स वक्र भी आता है। फिलिप्स जो कर्व है, फिलिप्स साहब ने एक कर्व भी दिया था, वक्र भी दिया था, जिसके हिसाब से मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये भी आप ऐसे याद कर सकते हो, ये भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के बारे में सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। परीक्षा में यही आपके पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछने वाला है। अब जो है वो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में पढ़ा था, तो माइक की वजह से हो सकता है कि आपको अच्छे से सुनाई नहीं दिया हो, तो मैं 2 मिनट में इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको लॉरेंज वक्र या फिर गिनी गुणांक है, ये किस प्रकार की जो है वो आपको गरीबी यानी पॉवर्टी में देखने को मिलता है। तो वो सापेक्ष पॉवर्टी में मिलता है, यानी जो रिलेटिव होता है उसमें मिलता है, जिसमें कि आय की विषमताओं को दर्शाया जाता है। यानी आय के जो है वो कितना विषम है, दूसरे में कितना अंतर है, इसको दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा 10,000 आय है, आपका 5,000 जो है इनकम है, तो आप हमसे गरीब हो गए, तो यही विषमता दर्शाना है। अब यही बड़े लेवल पर अगर देश के साथ कंपेयर किया जाए, देश के साथ विषम आय का जो इनकम का विषमता है, नेशनल इनकम का विषमता है, उसी का अनुसार जो है वो आपको अलग अलग चीज़ आता है, MPI आता है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक आता है। तो लॉरेंज वक्र में क्या होता है कि जो मैक्स और लॉरेंज थे, इन्होंने एक कर्व दिया है, वक्र दिया है, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये जो है आपको इधर जनसंख्या प्रतिशत है, इधर आय प्रतिशत है, और इनके अनुसार ये जो है 45 डिग्री का जो एंगल है, ये 45 डिग्री का जो एंगल है, ये एक समांतर रेखा है। क्या है? समांतर रेखा। और ये जो कर्व है इसी को लॉरेंज कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉरेंज कर्व। अब देखिए, ये जो अगर 45 डिग्री रहेगा, अगर 45 डिग्री समांतर रेखा रहेगा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो ये 10 आपको जनसंख्या हो गया, ये 20 जनसंख्या हो गया, ये 30 हो गया, ये आय में 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। तो अगर आइडियल बात किया जाए, तो आइडियल अगर बात कीजिएगा तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। आइडियल मतलब आदर्श। आइडियल मतलब क्या होता है? आदर्श। अच्छे से समझिएगा। जैसे कि मान के चलिए कि 10% जनसंख्या के पास जो है वो 10% है, 20% जनसंख्या के बाद 20% है, किसी भी देश की जो है वो 30% जनसंख्या के पास 30% है, तो ये एक आइडियल वैल्यू हो गया, आइडियल वैल्यू हो गया। लेकिन ओरिजिनल तो ऐसा होता नहीं है, वास्तविकता में तो ऐसा होता नहीं है। यानी जितने हम लोग के पास जनसंख्या है प्रतिशत में, उतना ही थोड़ा ना है। बहुत सारे गरीब है, आप हम लोगों ने देखा कितने गरीब हैं, गरीबी में जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो कर्व है यही दर्शाता है आय की विषमता को। यदि ये कर्व जो है वो समांतर रेखा के करीब जाएगा, यानी ये जो कर्व है समांतर रेखा के करीब जाएगा, तो मान कर चलिए ये जो ब्लैक होल आपको दिखाई दे रही है इसके करीब जाएगा, तो करीब जाने का मतलब कि समांतर रेखा से सट रहा है, तो अच्छा है, गुड है, ये अच्छा जो है वो दृष्टि है। इसका मतलब ये है कि जो आय की विषमता है, लोगों की आय की विषमता, व्यक्तियों की आय की जो विषमता है वो कम होगी ना। और यही अगर कर्व जो है वो समांतर रेखा यानी 45 डिग्री जो रेखा है, लाइन है, इससे अगर बाहर जाएगा, दूर जाएगा, यानी मान कर चलिए ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, तो सिर्फ जनसंख्या बढ़ेगा लेकिन आय कम बढ़ेगा। आप पढ़े होंगे ना जी ग्राफ में, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अगर इधर जाएगा तो इधर ज़्यादा जा रहा है लेकिन इधर कम जा रहा है, ठीक ना। तो जो है वो आपको इधर जनसंख्या बढ़ेगा लेकिन आय में ज़्यादा बढ़ाव नहीं हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है, तो वो जो है आय की जो विषमता है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ये बैड कंडीशन है। तो ये लॉरेंज ने बताया था। वही गिनी गुणांक में वही फार्मूला, इसका आप याद कर लीजिए, A/A+B, जिसमें कि वही आपको लॉरेंज वक्र वाला ये कर्व दिखाई दे रहा है। ये लॉरेंज वक्र का ये जो है एक A है, ये A इसको बोलते हैं, यानी जो आपको असमानता का क्षेत्रफल, A को क्या बोलते हैं? असमानता का क्षेत्रफल। ये असमानता का क्षेत्रफल हो गया, कितना असमान है। और जो B है, B किसको बोलते हैं? तो B हो गया आपको A और +B अगर जुड़िएगा तो ये जो समांतर रेखा के नीचे है, समांतर रेखा का जो नीचे है उसका क्षेत्रफल A+B में आता है। क्या आता है? A+B में आता है। अब इसी का जो है वैल्यू है, अगर मान कर चलिए कि अगर जो है वो मैक्सिमम अगर समान रहेगा, ये जो वक्र है, ये जो लॉरेंज वक्र है, ये अगर इस पे चला जाएगा, तो जब इस पे चला जाएगा तो एक का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आपको 0 हो जाएगा, तो अगर इसका वैल्यू निकालिएगा तो 0 होगा, यानी जो है वो गिनी गुणांक के अनुसार ये 0 होगा, यानी लोगों के पास जो है वो आपका आय बराबर है, सबके पास आय बराबर है। लेकिन अगर वही B का मान अगर आप जो है वो 0 रखते हो, B का मान 0 रखते हो, तो B का मान 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा? A/A+0,
ये हो जाएगा आपका, कट गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब b का मान 0 अगर हो जाएगा तो ये जो कर्व है आपको इधर आ जाएगा, तभी तो ये क्षेत्रफल नहीं रहेगा। जैसे मान कर चलो ये है ठीक कर्व है, अगर ये कर्व ना रहकर ऐसे हो जाएगा, सपाट हो जाएगा, तभी तो ये क्षेत्रफल नहीं बनेगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो जब सपाट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी आय में वृद्धि नहीं हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन आय में वृद्धि नहीं हो रही है। तो आय में वृद्धि नहीं हो रही है तो इसका मतलब गिनी गुणांक का वैल्यू 1 बढ़ गया। इसमें बहुत ज़्यादा विषमता देखना पड़ेगा, यानी दो व्यक्तियों की आय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा विषमता रहेगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलिए, तो बस यही बताना था, बाकी चीज़ों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।